दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है जो बेहद अहम है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार चुनौतियां हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस चुनौती को किस तरह से ले रहे हैं। सर, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या रुझान सामने आ रहे हैं अब तक? देखिए, इस चुनाव में एक खास बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन महाराष्ट्र में चल रहा है वो एक अपने किस्म का अलग ही गठबंधन है, जिसके चलते हम विधानसभा और लोकसभा में तो साथ लड़ते हैं, लेकिन स्थानीय इकाइयों के जो चुनाव है, जिला परिषद, पंचायत समिति, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ताकि हर एक चुनावी क्षेत्र में दोनों पार्टियों को अस्तित्व रहे। जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो बातों में बातें बढ़ जाती है, टकराव होता है, एक दूसरे की आलोचना होती है, लेकिन तुरंत हम साथ में सरकार चलाते हैं। सर, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी एनसीपी आपकी पार्टी है, सहयोगी है। सिंधुदुर्ग में आपके कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पर उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। एनसीपी के तमाम नेता पीछे हो रहे हैं। देखिए क्या है, कुल 48 चुनाव क्षेत्र है। एक 2-3 चुनाव क्षेत्र में एकाध हो सकता है कि कांग्रेस का नेता हो, एकाध हो सकता है कि एनसीपी का नेता हो। उनके स्थानिक जो टकराव है वो काफी गंभीर टकराव है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे राज्य की जब बात करें तो 48 में से अगर 2-3 चुनाव क्षेत्र में एक आध व्यक्ति, एक आध कोई नेता है, वो अगर पार्टी आलाकमान की बात नहीं मान रहा है तो इसका मतलब कोई राज्य में कोई बड़े हालात खराब है, ऐसा नहीं है। एक आध जगह विदर्भ में हमारे विधायक ने एक विरोध किया है, हमारे कहने के बावजूद उस पर हमने एक्शन लिया है। और एक सिंधुदुर्ग की बात है जहां पे एनसीपी के विधायक ने उनके आलाकमान के कहने के बावजूद अलायंस पार्टनर को मदद करने से इनकार कर दिया है। ये 2-3 सिर्फ उदाहरण है राज्य में, लेकिन पूरे राज्य में 48 में से 48 जगह बहुत ताकत से कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के, एनसीपी के नेता बिल्कुल जुड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, क्योंकि एक चुनौती है, चुनौती हम स्वीकार करते हैं। चुनौती आप मान रहे हैं। देखिए, लगातार एक बात कही जा रही है कि पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में एक लहर है, मोदी की लहर। जब आप दौरा कर रहे हैं, जब आप लोगों से मिल रहे हैं, आप पर कितना असर दिखाई दे रहा है ये लोगों पर मोदी का लहर? देखिए, मुझे तो कहीं लहर नजर नहीं आ रहा है। शहरों में कुछ वातावरण जरूर है। भ्रष्टाचार की बात जहां तक थी, ये भी बात सही है कि कुछ मुद्दे आए थे सामने। उस मुद्दे के लिए आपके उम्मीदवार कुछ वोट लेंगे और विकास के मुद्दे पे मोदी जी सामने आए हैं, लेकिन हमने उनकी बात पूरी तरह से उखाड़ दी है, जबकि उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की और विशेषकर महाराष्ट्र में आकर जब ये कहा कि महाराष्ट्र से आगे गुजरात निकल गया, तो मैंने उनको जाहिर तौर पे मैंने उनको चुनौती दी थी कि आप आइए, हम आमने सामने बैठ के चर्चा करें कि गुजरात कहाँ है और महाराष्ट्र कहाँ है। और ये बात शायद देश के कई लोग नहीं जानते होंगे कि 1 मई 1960 को ये 2 राज्य बने थे। उसके पहले बायलिंगुअल बॉम्बे स्टेट था, यानी कि 1 मई 1960 को हमारी विकास की स्थिति एक जैसी थी, सारे पैरामीटर्स एक थे, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे मृत्यु दर हो, चाहे बच्चों की स्थिति हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति हो। आज हम कहाँ हैं 54 साल के बाद? और हर एक पैरामीटर में देखिए, महाराष्ट्र जीडीपी ग्रोथ के बारे में, जीडीपी जो राज्य का उत्पन्न होता है, सबसे प्रथम क्रमांक पे है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, गुजरात से हम कहीं आगे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे हैं। यहां तक कि एफडीआई की बात करते हैं, कुछ दिन पहले गुजरात का एक वाइब्रेंट गुजरात करके एक बहुत बड़ा नौटंकी तमाशा किया था, करना चाहिए हर एक राज्य को, लेकिन इतनी बड़ी उसमें बात कही कि पता नहीं लाखों करोड़ के निवेश हो रहे हैं, और जब वास्तव देखा जाए तो मात्र 2% जो एमओयूज किए गए उसके सिर्फ ही 2% असल में निवेश हुआ है। सर, आपने एक और बात करूं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की, गुजरात से मात्र 1260 करोड़ का एक्सपोर्ट हर साल होता है, महाराष्ट्र से 49,000 करोड़ का होता है। कहां तुलना है? सर, नई इंडस्ट्री नहीं आई अभी तक आपके पास? पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई? मैंने जैसे कहा कि जो पिछले 10 साल में विदेशी निवेश हुआ है, उसको हम एफडीआई कहते हैं, जितना गुजरात में आया है उससे 11 टाइम्स, प्रतिशत नहीं 11 टाइम्स महाराष्ट्र में
निवेश हुआ है। चलिए, क्या कौन बात करता है कि निवेश नहीं है? सारी ऑटो क्लस्टर हमारा जो बना हुआ है पुणे के आसपास में, वो उसकी क्या तुलना गुजरात से हो सकती है? एक आध कंपनी, नैनो कंपनी उनके पास गई है, उसको जो सुविधाएं दी गई उसकी भी कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि किस तरह से इंडस्ट्री लाने के लिए कितना सब्सिडी गुजरात सरकार दे रही है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए, हम मान लेते हैं, लेकिन जो अहम सवाल है, आपने खुद कहा कि मोदी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के नाम पर मांग रही है, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो आप किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? आप उनको क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पर फिर भरोसा करो? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो 10 साल में यूपीए सरकार ने जो विकास किया है, जो विकास दर हासिल की है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में देश का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है, वो इस देश के हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं रहा है। चाहे आप एनडीए का, वाजपेयी जी का कार्यकाल देखिए या कोई और कार्यकाल देखिए, तो विकास के मुद्दे पे जो ग्रोथ रेट हमने हासिल किया है, जो देश की तरक्की हुई है पिछले 10 साल में, पहले कभी नहीं हुई। ये तो बिल्कुल वास्तव की बात है, कोई भी आंकड़े देख सकता है। लेकिन और जिसके चलते हमने जो जन कल्याण की योजनाएं हम अमल में की, हमने लाए हैं, जैसे कि अन्न सुरक्षा कानून हो या नरेगा जैसा कानून हो, पूरे सामाजिक बदलाव आए हैं। आजकल कोई गुजरात से आदमी पंजाब नहीं जा रहा है क्योंकि उसको घर बैठे काम मिल रहा है, कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा है। अब जैसे हमने महाराष्ट्र में फ्री ऑपरेशंस की योजना चलाई है, फ्री दवाई की योजना चलाई है, फ्री एम्बुलेंस की योजना चलाई है, वो केंद्र सरकार के पैसे से चली है। जो शहरों का निर्माण हुआ है जवाहरलाल नेहरू नगरोत्थान योजना के अंतर्गत, ये चीजें हम इसलिए कर सके, चाहे किसानों के लिए आधारभूत कीमतें बढ़ाने की बात हो, कर्जे माफ करने की बात हो, ब्याज दरें कम करने की बात हो, जिसके चलते एक समय आयात करने वाला देश आज 2,40,000 करोड़ का खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है। ये सब चीजें यूपीए की देन है, यूपीए के कार्यकाल में सब हुई है। यही हम लोगों के पास लेना चाहते हैं। ठीक है सर, ये महाराष्ट्र मॉडल हुआ। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, जो मोदी जो अपना एक तरह से कहें कि यूएसपी है उनका, बार बार हर जगह गुजरात मॉडल की बात करते हैं। हम किसानों की बात करते हैं। अगर हम पिछले 1 साल में देखें, महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन ये रेट गुजरात में कम है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक क्या किया? देखिए, हमारे महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा नैसर्गिक आपत्ति आई, हजारों करोड़ रुपए हमने किसानों को राहत दी है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो बीजेपी कार्यकाल में जो महाराष्ट्र की आत्महत्याओं की दर थी, वो कम हुई है। एक भी किसान आत्महत्या करे तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमने किसानों को कर्जे बढ़ाए हैं, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ कर्जा जो देश में दिया जाता था, वो 10 साल में 7 लाख तक ले गए। महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ का कर्जा हम किसानों को देते थे, कृषि के लिए कर्जा देते थे, वो अब 35,000 करोड़ तक ले गए हैं। दूसरा, एक तरफ जो साहूकारी की वजह से जो किसानों पे आतंक छाया रहता था, वो साहूकारी प्रथा के खिलाफ हमने विधानसभा में कानून पारित किया है और उसके ऊपर हमने कानूनी तरफ से उसको बंद करने की कोशिश की है। तो किसान हो, चाहे आपत्ति जब आती, नैसर्गिक कोई आपत्ति आपदा आती हो, चाहे ओले पड़े हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से मजबूती से सरकार के पीछे ये, और जो जिसके लिए केंद्र सरकार की हमें मदद मिलती रहती है, उसके कारण हम आपत्तियों का सामना कर सके हैं। लेकिन सर, मूलभूत समस्या आज भी बनी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र में पानी की दिक्कत है। किसान लगातार कहते हैं कि उनको पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका फसल बर्बाद हो रहा है। उनको मजबूरन बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज नहीं भर पाते हैं और उनको ये कदम लेना पड़ता है। अगर हेल स्टॉर्म की बात करें, तो तकरीबन 100 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने कोई ठोस प्रोग्राम नहीं शुरू किया या योजना नहीं लाई सामने जो रोक सके इसको। ये गलत हो रहा है, ये विपक्ष गलत प्रचार है। ओले जब पड़े, हमारे 28 जुलाई में ओले पड़े, ओले पड़ने के बाद तुरंत हमारे 8 मार्च को ओले ज्यादा पड़े थे, तुरंत हमने केंद्र सरकार से सहायता मांगी। तुरंत मैं प्रधानमंत्री के पास गया, ज्यादा से ज्यादा मदद केंद्र सरकार से मिले इसकी हमने कोशिश की। केंद्र सरकार ने 700-800 करोड़ की मदद दी, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने 4,000 करोड़ का, केंद्र सरकार की 700 करोड़ की मदद लेकर 4,000 करोड़ का एक पैकेज जो है वो किसानों को दिया है, जो मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में किसी राज्य ने एक नैसर्गिक आपत्ति के लिए इतना कभी पैकेज किसने दिया नहीं होगा, और वो पैकेज बट रहा है। अब विरोधी को कुछ आलोचना नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कहना चाह रहे कि देर हो गई, कुछ हो गई। मार्च 8-9 को ओले पड़े, उसके बाद कई जगह ओले पड़े, और उसके तुरंत बाद
20 तारीख तक हमने पैकेज घोषित कर दिया और वो बट रहा है। इतना है कि हमने दिल्ली मुंबई से पैसे कल जिलाधिकारियों के पास भेजे, कलेक्टर के पास भेजे, कलेक्टर ने तहसीलदार के पास भेजे और तहसीलदार हर एक किसान के बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से पैसे भेज रहा है। मैं समझता हूँ किसी और राज्य में अगर कोई आपदा आई हो तो इतने इफिशिएंटली कहीं काम हुआ हो तो मैं नहीं समझता कि कहीं हुआ है। चलिए एक और सवाल, आप कांग्रेस जो है लगातार नरेंद्र मोदी को दंगों के मामले को लेकर उनको घेरती रहती है, उस पर आरोप लगता है कि उनके रहते हुए, देखिए पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी वहां पर सीएम है, एक भी दंगे नहीं हुए, लेकिन आपके राज्य में 4 साल के अंदर 2 बार ऐसे हो चुके हैं, धूले में हुआ, उसके अलावा मालेगांव में हुआ, तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी सवालों के घेरे में आती है। देखिए जो गोधरा का दंगा था वो सभी इट वॉज मदर ऑफ ऑल राइट्स, हजारों आदमियों को। दंगे तो धूले में भी हुए सर। लेकिन दंगे धूले में हुए, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी थी गुजरात की दंगों की और धुले की या कहीं और होगी तो कोई तुलना नहीं हो सकती। 10 साल में अगर आप देखें छुटपुट 1-2 घटना ऐसी घटी है जो जहां भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, कई बार कोई छोटे दंगा फसाद से बात होती है, लेकिन कंट्रोल कितनी अच्छी तरह से कर ले ये ज्यादा अहम बात है। दंगे बच्चों में लड़ाई हो गई, कोई बातों बातों में कोई बड़ी बात से बात बढ़ गई और कुछ दंगा हो गया, लेकिन क्या सरकार ने उन दंगों को रोकने के लिए क्या क्या कितने जल्दी दंगे रोके, ये अहम सवाल है। जो गोधरा में जो हुआ वहां ना ही दंगे रोकने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन एक तरह से ये कहा गया कि भाई इनको सबक सिखाओ, ये फर्क है। बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 दिन पहले मामला सामने आया कि जो आपके ही उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बाराबती में लोगों को धमकाया कि भाई अगर आप पानी नहीं दोगे तो हम, आप वोट नहीं दोगे तो हम पानी बंद कर देंगे। कितना जस्टिफाई है ये बयान सर? देखिए ये अभी मैंने वो क्लिप देखने की कोशिश की है, उसमें किसी की भी फोटो नहीं है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन में मामला दर्ज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला लेगी। आपने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा सर? नहीं, अभी मैंने नहीं मांगा, मैं मिलूंगा तब पूछूंगा, लेकिन उसमें कोई मैंने क्लिप देखा, क्लिप में ना किसी की फोटो है, एक आवाज मात्र है। क्या आवाज मात्र जो कह रहे हैं वो किस व्यक्ति की आवाज है, उस पर क्या उसका इन्वेस्टिगेशन तो करना। इससे पहले भी वो इस तरह का विवादित बयान दे चुके हैं कि देखिए अब दोनों बातें मिक्सअप मत करिए। अभी ये जो बात सामने आई है चुनाव के दौरान भाषण की बात में, क्या उन्हीं की आवाज है, क्या उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी आवाज है, या फिर कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चुनाव आयोग से करा सकता है, वो जो बातें अपनी जगह है। आप भी कोई जांच कराएंगे? नहीं, मेरे पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन जांच कराएगी और वो कर रही है जांच। सर हाल में 2 किताबें आई हैं, उसमें आपके नाम का भी जिक्र हुआ है, आप पर भी आरोप लगा कि अपने हाईकमान के इशारे पर पीएमओ की बातें मीडिया में लीक की। एक किताब की बात करें, दूसरी किताब ना मैंने पहली किताब पढ़ी ना दूसरी किताब पढ़ी है और मुझे समय नहीं मिल पाया। जहां तक आप संजय बारूद जी की किताब का बात कर रहे हैं, वहां पे शायद कोई टिप्पणी है। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में 5 साल तक यूपीए में और 1.5 साल तक यूपीए 2 में मंत्री था और मेरे साथ कई सारे महकमे थे। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी था और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री भी था और मेरे पास और भी महकमे थे और साथ ही में संसदीय कार्य मंत्री भी था, जिसके चलते मेरे बहुत अच्छे संबंध मीडिया के साथ थे और मीडिया से बातचीत करना आवश्यक था काम के रूप में। तो ये कहना 6.5 साल में मीडिया के साथ इतनी सारी इंटरेक्शन हुई, वो सारी इंटरेक्शन कोई लीक थी, कोई कैबिनेट डिसीजन लीक किए, ये तो हास्यास्पद आरोप है। देखिए संजय बारूद ना तो कोई कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते थे, ना कोई कैबिनेट की ब्रीफिंग अटेंड करते थे, ना कैबिनेट मीटिंग के बाद में ब्रीफिंग वो करते थे, वो भी कोई मंत्री करते थे, ना कोई प्रधानमंत्री के क्वेश्चन टाइम की ब्रीफिंग होती थी, या प्रधानमंत्री जो बैठकें लेते थे उसमें संजय बारूद कहीं नहीं थे। तो उन्होंने जो किताब में लिखा है वो कहीं सुनी बातें लिखी है, तो कहां तक उस पर विश्वास करें। जहां तक कि उन्होंने ये कहा है कि सारी फाइलें 10 टन पर डाली थी, मैं मेरी निजी जानकारी से मैं बताता हूं कि ऐसा कभी कोई एक फाइल कभी अगर पीएमओ के बाहर जो अनऑथोराइज व्यक्ति है उसके पास गई हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल सच्चाई इसमें 1% सच्चाई नहीं है। सर क्या उम्मीद है इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस कितनी सीटें ला पाएगी? मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारे अपने जो काम किया है महाराष्ट्र में, विशेषकर इस सरकार ने जो काम किया है, कई लोग एंटी नियम की बात करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 15 साल हो गए हैं, यूपीए सरकार के बाद 10 साल हुए हैं। मेरा उसका यही जवाब है, पिछले चुनाव में 2009 में भी मीडिया ने, सर्वे एजेंसी ने बहुत खिलाफ हमारे लिखा था। मीडिया एजेंसी ने यूपीए के खिलाफ
सिर्फ 145 150 सीटें आने की बात कही थी, लेकिन असल में लोगों ने 206 सीटें कांग्रेस को दी। अब की बार भी मीडिया सर्वे रिपोर्ट में काफी नेगेटिव पिक्चर यूपीए के बारे में दिखा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो काम 2009 में एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी देश की जनता ने यूपीए को भारी बहुमत से जिताया है, अब की बार भी काफी दिन से हम सत्ता में है, तो ऑटोमेटिकली कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है ऐसा मैं नहीं मानता। क्या सरकार अच्छी चली या खराब चली, उस पर लोग चॉइस करते हैं, और मेरे ख्याल से इस बार भी लोग यूपीए का और कांग्रेस का साथ देंगे। और महाराष्ट्र की जहां तक स्थिति है, मैं यही कहूंगा कि पिछले बार जो अलायंस की स्थिति थी उससे अच्छी स्थिति हमारी इस बार रहेगी। ये था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया।